नादनादा मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं जय महाराष्ट्र। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की क़यादत में महायुति हुकूमत की नए साल की पहली काबीना की मीटिंग, किसानों के लिए लिए गए अहम फैसले। महाराष्ट्र के जलगांव के पालदी गांव में कर्फ्यू जारी, आम लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना। जलगांव में वक्फ इब्लाग पर रहनुमाई के लिए वर्कशॉप का इनेकाद, कई माहिरीन ने की शिरकत। क्रिस सुमैया ने मालेगांव शहर को रोहिंग्या मुसलमानों की नर्सरी बताया था। एसडीपीआई ने कहा क्रिस सुमैया गलत बयानी से ले रहे हैं काम, पुलिस को दिया मेमोरेंडम। अकोला में इज्तिमाई शादियों का किया गया एहतमाम, इज्तिमाई शादियों में 21 जोड़ों ने अपनी अज़दवाजी जिंदगी का किया आगाज। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की क़यादत में महायुति हुकूमत की नए साल की पहली काबीना की मीटिंग आज मुनक़िद हुई। इस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। आज काबीना ने फैसला लिया कि 963 किसानों की जो ज़मीन हुकूमत के नाम थी, अब उनको वापस कर दी जाएगी। कि किसानों की ज़मीनें जो 30-40 साल पहले, चूंकि वो रेवेन्यू जो उनके ड्यूज है वो नहीं भर पाए, इसलिए क्लास 2 की हो गई थी, उनको क्लास 1 की करके किसानों को वापस करने का फैसला हमारी सरकार ने लिया है। लालू प्रसाद यादव आता म्हणतात 31 दिसंबर को दो ग्रुपों के दरमियान पुरतशद्दुद तसादुम के बाद महाराष्ट्र के जलगांव के पालदी गांव में कर्फ्यू जारी है। पुलिस हुक्काम ने बताया कि जलगांव के पालदी गांव में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और 24 घंटे का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। आपको बता दें कि वजीर की गाड़ी के ड्राइवर और मुकामी लोगों के ग्रुप के दरमियान झगड़े के बाद इलाके में दो ग्रुपों के दरमियान तसादुम हुआ। तशद्दुद के दौरान इमलाक को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में कम अज कम 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल हालात काबू में बताए जा रहे हैं। और अभी देखा जाए तो परिस्थिति बहुत ही शांत है। प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेने की वजह से परिस्थिति ज़्यादा बिगड़ी नहीं थी। जो कुछ थोड़ा बहुत हुआ था उसी समय प्रशासन एक्शन में आकर प्रशासन ने जो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है। तो आज जीवन मान भी एकदम शांत है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो हमारी एक विनती है प्रशासन से कि कृपा करके उन्होंने अगर ये आचार संहिता थोड़ी शिथिल करने में मदद करी तो बहुत अच्छा होगा। जीवनमान भी थोड़ा अच्छे से शुरू हो जाएगा और जो व्यापारी वर्ग में बोलो या छोटे वर्ग में बोलो, जो दिक्कत आ रही है वो दिक्कत कहते भी कम हो जाएगी। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम धनराज गोपाल कासट। 2 दिन से बहुत ही सब डिस्टर्ब हो गया है, व्यापार ठप हो गया है, बच्चों की स्कूल भी मिस हो गई, सभी जनजीवन विस्कलित हो गया है। भाई ऐसे ही है, ये अच्छा नहीं हुआ जो हुआ वो गाँव में, अच्छा नहीं हुआ। इसके आगे नहीं होना चाहिए, नहीं तो गांव में हमारे बहुत एक ही है दोनों की, ऐसा कोई नहीं कि हिंदू मुस्लिम कोई नहीं, ऐसा सब साथ मिल के रहते हम लोग, कोई ये नहीं है। 2 दिन से पूरा डिस्टर्ब हो गया है, बच्चों की स्कूल मिस हो रही है, एग्ज़ाम पीरियड आ रही है, व्यापार में ये हो रहा है, तो थोड़ा ये लग रहा है भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था। जैसे 2 दिन से पालदी बंद है, हम खुद बिजनेसमैन हैं, हमारा बिजनेस है किराना शॉप, लेकिन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जैसे पूरा बिजनेस बंद है, स्कूल बंद है, डॉक्टर्स बंद है, उसकी वजह से किसी को भी कोई भी नीड वाली जो है चीज़ वो नहीं मिल पा रही है। लेकिन अब अगर ये सब नॉर्मल है तो अभी ये नॉर्मल रूटीन पे लाना चाहिए। नए साल के मौके पर महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने नक्सल मुतासरा गढ़चिरौली का दौरा किया। सीएम ने कहा कि गढ़चिरौली जो कभी नक्सल मुतासरा इलाका समझा जाता था, असल धारे में शामिल हो गया है। इस दौरान एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया जिसमें खुद सुपुर्दगी करने वाले 11 नक्सलियों को पेश किया गया। इस दौरान गढ़चिरौली में एक मीटिंग के दौरान हथियार डालने वाले नक्सलियों का रद्दमल भी सुनाया गया और इन्हें स्टेज पर बुलाकर तस्दीक भी की गई।
शिवसेना यूबीटी लीडर अंबा दास ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उस दौरान इनसे पूछा गया कि अजीत पवार की माता चाहती हैं कि शरद पवार और अजीत पवार को एक साथ रहना चाहिए। इस पर इन्होंने कहा कि अजीत पवार की वालदा ने जो कहा इसको एक मां के तौर पर देखना चाहिए, इस बात को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए। इन्होंने कहा कि हर मां की ख्वाहिश होती है कि पूरा परिवार एक साथ रहे। ये देखो, अजीत दादा के मातोश्री की ये भावना एक माँ बोल के लेना चाहिए, माँ को राजनीति में नहीं लाना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। माँ की एक भावना होती है, पूरा परिवार एक जगह रहना चाहिए, उसमें क्या गलत भूमिका थोड़ी रखी, उसको थोड़ी राजनीति से देखना चाहिए। आशाताई पवार के विट्ठल मंदिर में प्रार्थना की पवार फैमिली एक साथ रहे, इस पर रद्दअमल का सिलसिला जारी है। एनसीपी के लीडर महेश तापसे ने कहा कि ये किसी भी मां की ख्वाहिश होती है कि इसका परिवार साथ रहे, पर इन्होंने कहा कि शरद पवार ने कभी बीजेपी के साथ समझौता नहीं किया, इनका नजरिया वाज़ेह है, जबकि अजीत पवार का नजरिया भी सबके सामने है। अजीत दादा की माताजी श्रीमती आशाताई पवार, इन्होंने विट्ठल मंदिर में जो प्रार्थना की, वो ये प्रार्थना थी कि परिवार फैमिली में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद ना हो। मतांतर हो सकता है, मतभेद नहीं होना चाहिए और दोनों पवार फैमिली इकट्ठा एक साथ होनी चाहिए, ऐसी उनकी राय है, जो मुझे लगता है कि बहुत रास्त है। किसी भी माँ को ऐसा नहीं लगता कि पर परिवार में क्लेश हो। जहां तक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात है, वहां पे पवार साहब के माध्यम से हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डिफाइंड है। पवार साहब ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया नहीं और ना ही करने वाले हैं। जहां तक अजीत दादा की बात है, उन्होंने एक भूमिका रखी, उनके भूमिका को लोगों ने अप्रिशिएट भी किया होगा। पवार साहब ने अपनी भूमिका रखी, उसको अपने तरह से लोगों ने अप्रिशिएट किया। और हम लोग पवार साहब, मतलब जहां तक एनसीपी की बात है, एनसीपी ही शरद पवार पार्टी के ही नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब इलेक्शन चुनाव आयोग ने अजीत दादा को हमारा ओरिजिनल सिंबल और ओरिजिनल पार्टी उनके पास दी है, लेकिन आज भी महाराष्ट्र में अगर किसी को पूछेंगे एनसीपी का निर्माता कौन, फाउंडर कौन, तो लोग शरद चंद्र पवार साहब का ही नाम लेते हैं और इसलिए हमारी आइडियोलॉजी पवार साहब के साथ है। अजीत पवार की वालदा ने कहा कि अगर पूरा परिवार एक साथ हो जाए तो अच्छा है। इस पर एनसीपी लीडर प्रफुल्ल पटेल ने रद्दअमल दिया। इन्होंने कहा कि हम जमाने से पवार साहब के साथ काम करते हैं, मैं खुद उनके परिवार का हिस्सा अपने आप को समझता हूं, अगर सब साथ हो तो इसमें इससे ज्यादा खुशी की क्या बात है। देखिए, अजीत पवार जी की माताजी ने कल कुछ अपेक्षा रखी कि हमारे परिवार में सब एक होना चाहिए, तो खैर खुशी की बात है। हम लोग तो पवार साहब के साथ इतने वर्षों से काम करते आए हैं, खास करके मैं, और मैं अपने आप को भी उनके परिवार का एक सदस्य मानता हूं। और उनका परिवार आज अगर एक हो सकता है और सब एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, तो उससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी। सर, ये दोनों परिवार एक दूसरे के आगे आप कदम बढ़ाएंगे उसके लिए? देखिए, कोई किसी ने कोई प्लान करके या कोई ऐसी बातें नहीं हो रही है। जो है ये अपने आप ही कोई प्राकृतिक, कोई ऐसी उनकी माताजी ने कोई बात बोल दी, उसके ऊपर से आप रिएक्शन मांग रहे हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर ऐसी कोई बात होती है तो सबसे हमारा। अजीत पवार की वालदा के बयान के बाद महाराष्ट्र में सियासी चहमगोइयां जारी हैं। सियासी तजज़ियानिगार तहसीन पूनावाला ने कहा कि मेरा मानना है कि पवार परिवार बिना पावर के नहीं रह सकता और ये पवार परिवार एक ही है। इन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता कि एनसीपी में कोई ग्रुपबाजी है, दोनों एक ही है। देखिए, मेरा ये मानना है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, पवार परिवार पावर के बिना नहीं रह सकता और ये पवार परिवार एक ही है। चाचा भतीजा, मेरा ये मानना है, हमेशा एक है और कभी भी इनमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। ये कोई इंग्लिश में एक मुहावरा होता है, गुड कॉप बैड कॉप, वे वैसे ही है। एक अच्छे, एक यहां जाते एक वहां जाते। देखिए, ये सारा दिल्ली का जो मीडिया और राष्ट्रीय मीडिया आज देख रहा है, ये मैं 2008 से, हम पुणे में आज 2008 में अजीत पवार जी ने पुणे पैटर्न किया था, जब कांग्रेस की सरकार और यूपीए की सरकार केंद्र में भी थी, महाराष्ट्र में भी थी और पुणे में भी कॉर्पोरेशन में उनकी सरकार थी। तब पुणे पैटर्न में एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी ने सरकार बनाया था पुणे के अंदर। फिर शरद पवार जी कहते हैं मुझे नहीं पता। ये बार बार ऐसे कैसे होता है? तो मैं ही नहीं मानता हूं कि एनसीपी में कोई स्प्लिट है, मैं मानता हूं ये पूरा परिवार एक ही है।
बीड़ के सरपंच संतोष देशमुख कत्ल मामले में एसआईटी जांच का हुक्म दे दिया गया। इस पर बात करते हुए शिवसेना यूबीटी एमपी संजय राउत ने कहा कि संतोष देशमुख का कत्ल भरे बाजार में किया गया और इसके तार एक रियासती वजीर से जुड़े हैं। इन्होंने कहा कि यहां संतोष देशमुख का मामला सामने आया, पर यहां 100 से ज्यादा कत्ल हो चुके हैं, इनकी भी जाँच होनी चाहिए। संतोष देशमुख जो बीड़ के एक सरपंच रहे, जिस तरह से उनकी हत्या हुई भरे बाजार में, उस हत्या के तार सीधे महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में एक वरिष्ठ मंत्री के साथ जुड़े हैं। उनके जो आसपास इर्द गिर्द जो उनके दाएं बाएं है, उनके साथ है, एक को अरेस्ट किया है। अब एसआईटी की स्थापना हुई है। अब तक बीड़ जिले में लगभग 40 साल से कोई शासन नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई कानून व्यवस्था नहीं, नो लॉ एंड ऑर्डर इन बीड़। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? अब तक ये संतोष देशमुख की एक हत्या सामने आई, 100 से ज्यादा हत्याएं वहां हुई। मार देते हैं लोग। बीड़ की जमीन में इतना खून बहा है अब तक, उतना बिहार ने भी नहीं देखा होगा। बात ऐसी है कि अब हमारे मुख्यमंत्री साहब जो है, उसने एसआईटी की घोषणा की है। ये खून की एसआईटी मत करिए, उससे पहले भी जो हत्याएं हुई है उसकी भी जांच करिए। ये हत्याएं अब तक को किसने प्रोटेक्शन दिया? आपकी सरकारें रही हमेशा। कौन थे राज करने वाले बीड़ पर, आपको मालूम है। तो एसआईटी की स्थापना आपने की है, बहुत गंभीरता से ये कलंक जो लगा है महाराष्ट्र को, आप खत्म कर दीजिए। देवेंद्र फडणवीस साहब ने गृह मंत्री होते हुए किसको किसको प्रोटेक्शन दिया है, उससे पहले उसकी भी जांच होनी चाहिए। जलगांव में वक्फ इमलाक पर रहनुमाई वर्कशॉप का इनेकाद अमल में आया। ये वर्कशॉप जिले सतह पर अपनी नौइयत का पहला वर्कशॉप था, जिसमें जलगांव जिले में वक्फ की ज़मीनों और निजी इमलाक पर कायम मसाजिद, मदारिस, खानकाहों, दरगाहों और कब्रस्तान के ट्रस्टियान को औकाफ से मुतालिक दरपेश मसाइल और कानूनी पेचीदगियों के मुतालिक मालूमात फराहम की गई और इनसे निमटने का तरीका समझाया गया। इस वर्कशॉप का इनेकाद माइनॉरिटी एजुकेशनल सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जलगांव ने किया था, जिसमें रहनुमाई के लिए वक्फ के मामलात के माहिर वकला, जिनमें एडवोकेट नजम देशमुख, एडवोकेट अयूब खान के अलावा मुकामी और बैरूनी वक्फ बोर्ड जलगांव के 9 मुकर्रर ऑफिसर आसिफ अहमद मुतवल्ली ने तफसीली गुफ्तगू की और शुरका के सवालात के जवाब दिए। रजिस्ट्रेशन के जिस मामला जिस तरह से होते हैं, इनको हल करने के लिए यहाँ जो कहा गया कि एक कमेटी बनाई जाए, जो तनाज़ात हैं उनको खत्म किया जाना चाहिए, इसकी तरफ आप किस तरह देखते हैं? जी, ये बहुत अच्छा सुझाव है, पर इसे कानून के 4 चौखट में रह के देखा जाना पड़ेगा। चेंज रिपोर्ट हो गया, इलेक्शन हो गया, ये स्कीम के मुताबिक होता है। स्कीम अगर इजाज़त देता है, और अगर मैं तो ये चाहूँगा कि बिग मुसलमान हमारे इदारों में अनकंटेस्टेड इलेक्शन हो, तो वहाँ पे हमारा एक यूनिटी दिखाई देगी। जहाँ इलेक्शन ही ना हो, इलेक्शन वहीं पे होते हैं जहाँ पे इख्तिलाफात हो। अगर सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाए तो ये चीज़ें होगी नहीं। आपने किस मकसद से मुनाकिद किया था और इसके पीछे आपकी क्या वजह रही? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कामयाबी के साथ आज ये इख्तिताम यहाँ पर इस प्रोग्राम का हुआ है, और ज़िले ने जिस तरीके से अपनी बेदारी का सबूत दिया है, मैं समझता हूँ कि बहुत कम ऐसी बेदारी देखने को मिलती है। औकाफ के ताल्लुक़ से मुल्क के अंदर जो माहौल बनाया जा रहा है, और उस माहौल को बनाकर न सिर्फ हम पर बल्कि अब हमारे अल्लाह की प्रॉपर्टी पर भी हुकूमत क्या और अय्या परस्त ताकतें क्या जिस तरीके से बुरी नज़र डाल रही है, हमने महसूस किया कि उनसे जो कुछ भी हमारा मुकाबला होगा या जो कुछ भी उसको फेस करना होगा, उसके पहले हम अपने सही तरीके से अपने कागजात डॉक्यूमेंट सही कर लें, अपने नूको पलक सही कर लें। अपने नांदेड़ के करीब अर्दापुर में तबलीगी जमात के सालाना ज़िले इज्तिमा के दूसरे दिन भी लाखों अफराद ने शिरकत की। इज्तिमा में इंसानी सरों का समंदर नजर आ रहा था। इज्तिमा के दौरान किसी भी बदनज़मी को रोकने के लिए हज़ारों रज़ाकार खिदमत अंजाम दे रहे थे, जो ट्रैफिक के निज़ाम को बहाल रखने और इज्तिमा गाह में नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने की कोशिश में मसरूफ़ नजर आए। इज्तिमा में शरीक अफराद के ताम के लिए भी वसी पैमाने पर इंतजामात किए गए थे। इस इज्तिमा का सबसे बड़ा पैगाम है
अल्लाह के बंदों को अल्लाह का तारुफ कराए और अल्लाह के बंदों को ईमान और आमाल की दावत दे ताकि मस्जिदों को आबाद कर दे और तमाम जो अपने वालिदैन के हक़ है, अड़ोस पड़ोस के हक़ है, 100% दीन उसमें आ जाए। इसलिए हमारे बुज़ुर्गों ने 6 सिफ़ात जो बताए हैं, ये सिफ़ात के ज़रिए चाहा जा रहा है कि सारा दीन हमारे 6 सिफ़ात पर अमल करने से सारे दीन पर चलना आसान हो जाता है। इस मकसद के लिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इज्तिमा लिया गया। हाल ही में बीजेपी लीडर क्रिस सोमैया ने मालेगांव शहर को रोहिंग्या मुसलमानों की नर्सरी बताया था और इल्ज़ाम लगाया था कि गुज़िश्ता 1 माह के दौरान शहर में तहसीलदार के दफ्तर से 1000 से ज़्यादा पैदाइशी रिकॉर्ड बनाए गए, जो गलत है। इनके बयान और इल्ज़ाम पर सख्त एतराज़ जाहिर करते हुए मालेगांव SDPI ने पुलिस को मेमोरेंडम देते हुए मुतालबा किया कि क्रिस सोमैया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और उनके मालेगांव के दौरों पर रोक लगाई जाए। बांग्लादेश के अंदर अभी जो नई सरकार या जो नए लोग वहाँ पे शासन पे बैठे हैं, हमारे मुल्क की इंडियन गवर्नमेंट मोदी सरकार 2 लाख टन चावल भेज रही है और उन्हीं के नाम से मुल्क में सियासत कुछ अंधभक्त लोग कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम तजाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, डेमोक्रेटिक राइट हर किसी को बोलने का हक है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगा दिया जाए। जिस तरीके से मालेगांव को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, बिना सबूतों के सिर्फ बयानबाजी दी जा रही है। हमने निवेदन के अंदर पुलिस प्रशासन से डिमांड की है कि अगर किसी के पास कोई एविडेंस है तो वह आके NC नोंद करे, गुना दाखिल करे और पुलिस उसकी जांच करे, ना कि मुसलमानों को। एनसीपी शरद पवार धड़े ने 8 और 9 जनवरी को मुंबई में एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग बुलाई है। कानून साज असेंबली में पार्टी की शिकस्त को लेकर पार्टी में बड़े पैमाने पर मंथन जारी है। इस मुलाकात को इसी तनाजुर में देखा जा रहा है। कुछ कयास आराइयाँ ये भी हैं कि हाल ही में अजीत पवार की मां ने दोनों एनसीपी के इत्तेहाद का मशवरा दिया था। इस पर भी क्या बात हो सकती है? शरद चंद्र पवार जी की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की 8 और 9 जनवरी को मुंबई में राज्य कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया है। 8 तारीख को सारे फ्रंटल सेल, जिसमें युवा, महिला, विद्यार्थी संगठन के सारे राज्य के पदाधिकारी मुंबई आएंगे। मार्गदर्शन उनको जयंत पाटिल साहब का, पवार साहब का और हमारे खासदार सुप्रियो सुले का मिलेगा। और 9 तारीख को जनरल कार्यकारिणी की बैठक, पार्टी के जनरल सदस्य, हमारे तालुका अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे चुने हुए लोग, हमारे जो भूतपूर्व लोक प्रतिनिधि थे, सबकी एक बैठक का आयोजन हमारे पवार साहब की अध्यक्षता में मुंबई में यशवंतराव चौहान सेंटर में किया गया है। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ने जहां एक तरफ लोगों के लिए माशी तौर पर मुश्किलें पैदा कर दी हैं, वहीं फजूल खर्ची की वजह से गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को अपने औलाद के शादी ब्याह करने में भी दिक्कतों का सामना है। इन मुश्किलात के हल के लिए अकोला में इज्तिमाई शादियों का नज़्म शुरू किया गया। इस सिलसिले में अली फाउंडेशन की जानिब से मुनक़िदा इज्तिमाई शादियों में 21 जोड़ों ने अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी का आगाज़ किया। फाउंडेशन की जानिब से दूल्हा दुल्हन को ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान भी मुहैया कराया गया। अली फाउंडेशन के दौरान इस साल भी इज्तिमाई शादिया का नज़्म रखा गया है। अली फाउंडेशन ने 2018 से इज्तिमाई शादिया का नज़्म की शुरुआत किया था। अली फाउंडेशन का ये उद्देश्य है कि वह समाज में जो भी सामाजिक क्षेत्र में समाज के लिए अच्छे काम हो, वो सब काम करना, शिक्षण के अंदर, रोजगार के अंदर, मेड़ावा के 26/11 हमला मामले में एक अहम पेशरफ्त होती नजर आ रही है। जेल में बंद पाकिस्तानी नौजाद कैनेडियन ताजिर तहव्वुर राना को भारत लाया जा सकता है, क्योंकि अमेरिकी अदालत बराए अपील के जजों ने एक पैनल ने इसे भारत के हवाले करने का हुक्म दिया है। बीजेपी लीडर क्रिस सोमैया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राना को जल्द अज जल्द भारत के हवाले किया जाए, क्योंकि भारत 26/11 को कभी नहीं भूल सकता। इन्होंने कहा कि इसकी हवालगी से 26/11 के पीछे पाकिस्तान का किरदार साबित हो जाएगा। हम अमेरिकन सरकार से प्रार्थना करेंगे, जो तहव्वुर राना है उनको जल्द से जल्द हिंदुस्तान के हवाले किया जाए, क्योंकि 26/11 ये हिंदुस्तान कभी भूल नहीं सकता। मुंबई कर तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैं स्वयं वहां उपस्थित था उस समय पर, और इसके लिए जल्द से जल्द राना भारत के कब्जे में आएगा तो पाकिस्तान का रोल स्पष्ट हो जाएगा। नवी मुंबई के उल्वे होटल में बड़ी आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। होटल में आग लगने से आसपास की दुकानें भी इसकी चपेट में आ गई। आग लगने से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। एक ऐनी शाहिद ने बताया कि यहाँ पर कई बुजुर्ग शहरी रहते हैं, पर यहाँ पर कोई सेफ्टी नहीं है। सरकार
इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। इससे पहले भी इस होटल में आग लग चुकी है, पर इंतजामिया को कोई परवाह नहीं है। बिल्डिंग के रहवासी है। ये बिल्डिंग में 11 मंजिली बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग में सब के सब फ्लैट ऑक्युपाइड है। उसमें मोस्ट ऑफ द टीम सीनियर सिटीजन रहते हैं। 50% के ऊपर सीनियर सिटीजन रहते हैं। बिल्डिंग के नीचे एक दुकान का लाइन है। वो दुकान के दुकान नंबर 1, 2, 3 ये होटल है। उसके बाद में 2 ऑफिस है और फिर वो वेलनेस का मेडिकल है। ये जो होटल है ये इसमें पहले 6 महीने पहले भी ऐसी भीषण आग लग गई थी। वो आग इतनी थी कि उसके लपेट में 1-2 बाजी के दुकान पे आए थे। आज भी सवेरे 7 साढ़े 7 बजे के दरमियान आग लग गई वहाँ पे, और वो आग ने इतना उग्र रूप ले लिया कि उसके बाजी के 2 दुकान भी जल गए। और वो फायर ब्रिगेड का बम आया। फायर ब्रिगेड का बम आने के बाद में वो 5-10 मिनट चला कुछ तो भी, बाद में उसमें फॉल्ट आ गया तो उसका पानी का स्प्रे भी बंद हो गया। मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे। शिवराज सिंह ने यहां शिरडी साईं बाबा के मंदिर में हाजिरी दी। हुकूमती इक़दाम को फ़रोग़ देने की अपनी कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर मरकजी वजीर किसानों को मरकजी हुकूमत की तरफ से लागू की गई मुख्तलिफ किसान दोस्त स्कीमों के बारे में भी आगाह कर रहे हैं। आपको बता दें कि मरकजी काबीना ने PM फसल बीमा योजना को 2026 तक बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। शिवराज सिंह ने कहा कि 2024 में इस स्कीम के जरिए 4 करोड़ से ज़्यादा किसानों को फ़ायदा पहुँचा था। तो इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।